गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट जो कि है अगत तंत्र। उसका फर्स्ट पॉइंट जो कि सिलेबस वाइज है, देखिए ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट अगत तंत्र का, जिसको आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो कि इसमें है क्या क्या टॉपिक्स है, जैसे डेरिवेशन, डिफिनीशन ऑफ विश एंड डिफिनीशन ऑफ अगत तंत्र, स्कोप ऑफ अगत तंत्र, विश उत्पत्ति, विष प्रभाव, विष प्राणहर क्रिया, विष गुण, विष गति, विष वेग, विष संकट और शंका विष। तो ये हमारा टॉपिक है आज का इस वीडियो का। तो आज ये सब सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ विष। डेरिवेशन ऑफ विष, विष की निरुक्ति, एटोमोलॉजी ऑफ विष, यही है डेरिवेशन ऑफ विष। तो विष शब्द जो है विष धातु में का प्रत्यय लगकर बना है। जो विष शब्द है हमारा वो विष धातु में का प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है घेरना, छा जाना या व्याप्त हो जाना। ठीक है। और विष की उत्पत्ति लब्ध अर्थ हुआ वह द्रव जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाए। तो सिंपल सा है ये लिखना आपकी, विष धातु में का प्रत्यय लगकर विष शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है घेरना, छा जाना या व्याप्त हो जाना। उसके बाद हमारा है डिफिनीशन ऑफ विष। विष की क्या परिभाषा है, तो ये परिभाषा याद रखिएगा जो पेंसिल से लिखा है कि देह प्रविश्य यत द्रव्यम दूषित्वा रस आदिकान, देह प्रविश्य यत द्रव्यम दूषित्वा रस आदिकान स्वास्थ्यम प्राणहरम चातक द्रव्यम विषम उच्यते। ठीक है। तो देह में वह द्रव्य जो देह में प्रवेश कर दूषित्वा रस आदिकान, रस आदि धातुओं को दूषित कर, स्वास्थ्यम प्राणरम, स्वास्थ्य और प्राण को हरने वाला होता है, उसे हम विष कहते हैं। ठीक है। या तो बुक वाली लैंग्वेज देख लीजिएगा, जो द्रव्य प्राणी के मनोदेहिक तंत्र के संपर्क में आकर अथवा उसके शरीर में प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे या प्राणों को हर ले, उसे विष कहते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा डिफिनीशन ऑफ अगत तंत्र है। देखिए ये देखिए डिफिनीशन ऑफ अगत तंत्र। तो अगत तंत्र की परिभाषा क्या है, ये श्लोक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि अगत तंत्र सब्जेक्ट का ही श्लोक है। तो वाइवा वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगत तंत्र क्या है, श्लोक बताइए। तो ये सुश्रुत का श्लोक है, श्रुत स्थान एक का, जो कि है ये अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम। अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगोपशमनार्थम च, विविध विष संयोगोपशमनार्थम च। तो अगत तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प कीट लूता मूषक आदि से दष्ट हुए तथा विविध विष के संयोग से पीड़ित हुए या उपहत प्राणियों की पीड़ा का शमन, उनका निदान और उनकी चिकित्सा विधान किया गया हो। मतलब उस शाखा में जहाँ पे बहुत सारे विषयों का, चाहे वो स्वाभाविक हो, कृत्रिम हो, संयोगज हो, या किसी भी जंगम विष के जैसे सर्प ने काट लिए, तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, उसका निदान कैसे करेंगे या उसका शमन कैसे करेंगे, वो ये सारा जहाँ बताया गया है, जिस शास्त्र में बताया गया है, उसे हम अगत तंत्र बोलते हैं। अब देखते हैं हम स्कोप ऑफ आयुर्वेद। अगत तंत्र और विष विज्ञान का क्षेत्र। तो अगत तंत्र का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। विष का स्वरूप, उसके एक स्रोत, भेद, उपभेद, गुण, धर्म, लक्षण, चिन्ह, प्राणियों पर उसकी प्रतिक्रिया, वेग, वेगांतर, वेगगत विशिष्ट लक्षण, विषपान एवं विषदान से संबंधित समस्याएं, उनका निदान, उपचार, नैदानिक एवं उपचारात्मक विधियों की खोज, विषपान एवं विषदान से उत्पन्न नैतिक एवं वैधानिक समस्या। मतलब इसमें जितने भी जो भी सारा विष से रिलेटेड है, चाहे उसका निदान हो, चिकित्सा हो, उसके लक्षण हो, उसकी प्रतिक्रिया हो, प्रभाव हो, जो भी है सब ये इसमें अगत तंत्र में आता है, अगत तंत्र के क्षेत्र में आता है। ठीक, आप पढ़ लीजिएगा ये।
जितने भी कानून वगैरह हैं सब इसी में आता है। विश्व के जितने भी कानून हैं सारा उनका नियंत्रण करने का वो सारा ही हमारा आगत तंत्र के क्षेत्र में आता है, स्कोप ऑफ आगत तंत्र में आता है। विश्व उत्पत्ति कैसे हुई है तो देखिए, अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से जब देव और दानव मिलकर क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे थे, ठीक है। तो अमृत को प्राप्त करने के लिए तो जब देव और दानव मिलकर क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे तब अमृत की उत्पत्ति होने के पूर्व उसमें से एक भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। वह अत्यंत तेजस्वी था। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, हरित वर्ण मतलब हरे ग्रीन कलर के उसके बाल थे। उसके नेत्रों से अग्नि के समान ज्वालाएं निकल रही थी। उससे देखकर संपूर्ण जगत अर्थात वहां उपस्थित सभी लोग विषादयुक्त हो गए, इसलिए उसकी विष संज्ञा हुई। मतलब उसको देखकर जितने भी वहाँ पे व्यक्ति थे वो सारे विषादयुक्त हो गए, मतलब विष से प्रभावित हो गए, इसलिए उसको विष की संज्ञा दी गई। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस भयानक विष पुरुष को देखकर सभी प्राणी अत्यंत दुखी हो रहे हैं तो उन्होंने अग्नि के समान दाहक उस विष पुरुष को स्थावर और जंगल 2 योनियों में स्थापित कर दिया। ठीक है, सिंपल सा है कि जब अमृत के लिए देव और दानव में क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था तब उस समय एक भयानक स्वरूप वाला व्यक्ति प्रकट हुआ या पुरुष प्रकट हुआ जिसके बहुत बड़े बड़े दांत थे, हरे वर्ण के केस थे, नेत्र से आग निकल रही थी। तो उसको देखकर बहुत सारे व्यक्ति जो संपूर्ण जगत या सभी लोग विषादयुक्त हो गए, तो उसे विष की संज्ञा दी गई है। और उसको उस ब्रह्मा जी ने जब इसको देखा, मतलब उस विषादयुक्त या भयानक विष पुरुष को, तो उसको क्या किया, उसको 2 योनियों में बांट दिया, जंगम और स्थावर। नेक्स्ट है विष प्रभाव। यद्यपि विष में प्राय सभी गुण तीक्ष्ण रूप में वर्तमान रहते हैं, इसलिए इसे सभी दोषों का प्रकोप समझना चाहिए। तो विष में जो होता है प्राय हमेशा ही तीक्ष्ण गुण वर्तमान रहता है, तो ये सभी दोषों का प्रकोपक होता है तीक्ष्ण गुण। ये वाता आदि दोष प्रकोपित होकर विष से पीड़ित होने के फल स्वरूप अपने स्वभाव को त्याग देते हैं। इसी कारण विष का पाचन नहीं होता, वह प्राणों के लिए घातक सिद्ध होता है। कफ द्वारा मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अवरुद्ध होने लगती है। मनुष्य जीवित रहते हुए भी संज्ञा रहित होकर मृत के समान पड़ा रहता है। तो ये हमारा हो गया विष का प्रभाव कि ये तीनों दोषों को प्रकोपित करता है और इसी कारण पाचन नहीं होता इसका। और ये कफ द्वारा मार्ग के अवरुद्ध हो जाने पे, कफ जब प्रकोपित हो जाते तो मार्ग अवरुद्ध हो जाते, जिसके कारण श्वास प्रश्वास प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और मनुष्य संज्ञा रहित हो जाता है और मृत के समान पड़ा रहता है। विष प्राण हर क्रिया विषम ही देहम संप्राप्य प्राग्दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलश्चानु समदोषम सहास्यान ततो हृदयम आमाशयात देह उच्छेदाय कल्पते। यह अष्टांग संग्रह का है। तो बताया गया है कि विषम ही देहन, तो जो विष होता है जब हम लेते हैं तो शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है। देखिए क्या लिखा है, विषम ही देहम संप्राप्त प्राग दूषित शोणितम। तो मतलब सबसे पहले वो शरीर में प्रवेश करके शोणित मतलब रक्त को दूषित करता है, रक्त दोष को। इसके बाद क्या है, कफ पित्त अनिलश्चानु समदोषम सहास्यान। इसके बाद वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों और सभी आशयों को एक साथ दूषित करता है। तो कफ पित्त अनिल मतलब वायु, तो वात पित्त कफ और सभी दोषों के आशयों को एक साथ दूषित करता है। उसके बाद क्या है, ततो हृदयम अस्थाय देह उच्छेदाय कल्पते। फिर हृदय में प्रवेश कर वहीं स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। ततो हृदयम स्थाय, तो मतलब हृदय में स्थित हो तो क्या किया, प्रवेश कर देह उच्छेदाय कल्पते और मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विष के गुण। तो विष के गुण क्या क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये श्लोक याद करना है, रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायिचा।
ऐसे याद रखिएगा पहले ये 3 वर्ड, रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम, सूक्ष्मम आंसू व्यवाइचा। ठीक, ऐसे याद रखिए तो याद हो जाएगा। विकासी विशदम इतना, चैव लघ्वपाकी चा तत् स्मृतम। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम, सूक्ष्मम आंसू व्यवाइचा, विशदम विकासी विशदम, चैव लघ्वपाकी चा तत् स्मृतम। ये रेफरेंस है इसका, सुश्रुत। ठीक है, तो इसमें ये गुण है, पहला है 10 गुण बताया है, तो रुक्ष है, देखिए रुक्ष ये पहला हो गया, दूसरा उष्ण हो गया, तीसरा तीक्ष्ण, चौथा सूक्ष्म, पांचवा आंसू, छठवां व्यवाई, सातवां विकासी, आठवां विशद और नौवां लघु और अपाकी। तो ये 10वां अपाकी है, तो 10 गुण होते हैं। उसके बाद आचार्य चरक ने ये सारे गुण सेम बताए हैं, सिर्फ अपाकी की जगह निर्देश रस ले लिया है। इसका श्लोक याद नहीं रखना, बस ये याद रखिएगा कि अपाकी की जगह इन्होंने अनिर्देश रस ले लिया है। जबकि आचार्य वाग्भट ने 11 गुण बताया है, तो इसमें इन्होंने अव्यक्त रस माना है और अपाकी दोनों मान लिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विष की गति। तो विष की गति 2 प्रकार से होती है, ऊर्ध्व और अधो। जंगम विष के शरीर के संपर्क में आ जाने पर, जंगम विष में क्या आते हैं, जंगम मतलब जो चलते फिरते रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, मूस, ये सारे, तो ये इनके डसे जाने पर उसकी गति जो होती है, मतलब विष की जो गति होती है वो ऊपर की ओर होती है। मूलज या स्थावर विष, मतलब मूलज या स्थावर जो भी प्लांट वगैरह के होते हैं विष, जो जैसे वसना वगैरह के, तो वो स्थावर मतलब एक जगह पर रहते, चलते फिरते नहीं, तो उनको खा लेने पर या खिला दिए जाने पर उसकी गति जो होती है नीचे की ओर होती है। ठीक है, ये श्लोक है, जांगमम स्यादधो भागम ऊर्ध्वम भागम तु मूलजम। उसके बाद विश्वेग की बात करेंगे हम। तो विश्वेग क्या है, धात्वांतरेषु या सप्तकला संप्रकीर्तिता तास्वेक एक अतिक्रम वेगम प्रकुरुते विषम। तो सिंपल सा है, विश्वेग मतलब जब जो विष होता है एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर उसको दूषित करता है, तब विष का एक वेग उठता है, तो उसे ही विष का एक, मतलब विष का वेग क्या हुआ, जब एक धातु से दूसरी धातु में वो चला गया हो, यह विष का वेग हुआ है, या इसे हम बोलचाल की भाषा में लहर भी कहते हैं। वेगांतर आप समझिए कि जब जो वेग वो है, विष का वेग है, जो वो समय लेता है एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश होने में, उसे हम विश्वेग कहते हैं। देखिए क्या है, ये नान्तरेण तू कलाम काल कल्पम भिन्नति ही समीरणेन ही मानम ततो वेगांतरम स्मृतम। क्या है, वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होते समय धातु के मध्य स्थित कला को पार करने में जितना समय लगता है उसे वेगांतर कहते हैं। मतलब जो दो धातुओं के बीच जब वो पार करता है तो इसमें उसको पार करने में जितना समय लगता है उसे हम वेगांतर कहते हैं। और वेग क्या है, जब वो एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट हो जाता है। विष संकट क्या है, तो क्या है, विष प्रकृति काल अन्न दोष दूष आदि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम सतस ये कोत्र जीवती। क्या है कि पित्त विष प्रकृति, मतलब विष की प्रकृति क्या है, पित्त। विष काल क्या है, वर्षा काल तथा ग्रीष्म काल। अन्न क्या है, कटु एवं तिक्त, जैसे तिल, कुल्थी, सरसों। दोष क्या है, पित्त। दूष क्या है, रक्त आदि, यथा भूख, प्यास, साथ में। इन सब के एक साथ या इन सब के विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित रहता है। ठीक है तो सिंपल सा बात है कि जो भी विष का जो बढ़ाने वाले जो जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर वो सब एक साथ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें विष की जो पावर हो, स्ट्रेंथ हो, जो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसे हम विष संकट बोलते हैं। ठीक, और उससे अगर ये सारे विष प्रकृति मतलब पित्त प्रकृति मिल जाए किसी व्यक्ति में, काल अगर काल है वर्षा काल या ग्रीष्म काल, अन्न तिल कुल्थी सरसों है, दोष पित्त है, दोष रक्त है, तो अगर ऐसे व्यक्ति में और इस समय में और ऐसा अन्न खाया हुआ और ऐसा दोष और दोष में अगर जब ये स्थित होता है या
प्रकोपित विष का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जब विष खाया जाता है या लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उसके जितने भी फैक्टर्स हैं विष के को बढ़ाने वाले वो सारे मिल रहे हैं, कॉमन हैं। ठीक, शंका विष आप समझेंगे क्या है। दूर अंधकारे विद्धस्य केनचिद् विष संख्यया विष उद्वेग ज्वरश्छर्दी मूर्छा दाहो अपि वा भवेत् ग्लानिमोह अतिसारस चा आप ये शंका विसम्मतम। तो क्या है, जैसे हम कभी अंधेरे वगैरह में रहते हैं तो किसी भी नुकीली चीज़ वगैरह से छुप जाती है या चोट लग जाती है, तो जो अल्प सत्व वाले मनुष्य होते हैं या व्यक्ति होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे शरीर पे विषैले जंतु चल गए या विषैले जंतु ने काट लिया। तो उसके कारण क्या होता है, उन्हें शंका विष या संदेह हो जाता है कि हम विषैले जंतु द्वारा या सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह द्वारा काटे गए हैं। तो उनका जो मानसिक संतुलन होता है उसके कारण पूरे शरीर में उनको एक ज्वर, वमन, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह, अतिसार ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम शंका विष कहते हैं। तो वो सिर्फ अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हमें सांप ने काट लिया, जबकि काटा नहीं होता, सिर्फ वो किसी नुकीली चीज़ वगैरह से, किसी भी चीज़ से वो चुभ जाता है उनका पैर, तो ऐसा लगता है वो बस दिमागी बीमारी हो जाती है, मानसिक विष के प्रभाव हो जाते हैं उसमें। तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके, मतलब नया टॉपिक क्या लेके, आगत तंत्र का अपन सेकंड टॉपिक लेके आएंगे। सेकंड जो पॉइंट है सिलेबस का वो पढ़ेंगे। तो तब तक इसमें कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करिएगा, और टेलीग्राम पे मैं चैनल बना रहा हूँ BMS ज्ञान का, उस पर आप ये सारे नोट्स वगैरह पा जाएंगे। ठीक है, और इसको शेयर करें जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।